बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 एवरेस्ट की चुनौती। तो इसमें लेखक को सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे, आगे बढ़ते रहे और उन्हें उसके प्रति में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और वो एवरेस्ट पर पहुंच गए। तो आइए इस पाठ में उनकी कुछ चुनौतियों भरी राह को देखेंगे, पढ़ेंगे, किस तरह से उन्होंने एवरेस्ट की चुनौती को स्वीकार करा और कैसे वो वहां तक पहुंचे। प्रस्तुत लेख मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया द्वारा रचित है। लेखक को संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यात्रा के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु वे उनका डटकर सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। यदि पाठ हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों को सहज स्वीकार कर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, यदि मनुष्य आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से काम ले तो उसके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। यानी अगर हम अपने अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प कर लें किसी काम को करने का, तो कोई भी ताकत नहीं है कि हम उस काम को नहीं कर पाए। तो हमें अपने अंदर एक विश्वास बनाना बहुत जरूरी है कि हम उस काम को पूरा कर लेंगे, तो हम निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। सफलता साहसी व्यक्ति के ही कदम चूमती है। तो सफलता क्या है? जो साहसी व्यक्ति है केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकती है। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती से चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगर माता के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इस शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 ईस्वी को सवेरे बहुगुणा रावत, वीपी सिंह और मैं अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। जब हम कैंप 4 पर पहुंचे, सूरज डूब रहा था। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3000 फुट नीचे आ गिरेगा। साना भाव के कारण सभी तंबू एक पात में लगाए गए थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत ही मुश्किल और थकान वाला था, क्योंकि पहाड़ों में क्या है, पत्थर ही होते हैं और जब वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे तो क्या है, उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन लगाए हुए इतनी ऊंचाई पर धीरे धीरे चढ़ रहे थे। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। जब हम अपने तंबू दूर को फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहां पहुंच गए। यही स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया
रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। तो जब उन्होंने उनके पुराने तंबू देखे तो वहां पर क्या था, उन्होंने देखा कि उनके कुछ पुराने तंबू हैं, तो उन्होंने उसमें से कुछ सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिए, क्योंकि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। यहाँ बीपी सिंह बीमार पड़ गए, उनकी जगह फू गौरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ मैं यह बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन इस्तेमाल करना था। तो जो उनका अंतिम शिविर था उसके बाद उन्हें दिन रात दोनों समय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे एकदम खत्म होता जा रहा था। जितनी ऊंचाई पर वो पहुंच रहे थे उतनी ही ऑक्सीजन कम होती जा रही। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब हमारे साथ मेरे रस्से में फू दौरजी बंधा हुआ था, हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हमारी तेज होती जाती थी। 11:30 बजे हम सब पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल जरा पॉइंट था। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरे ढाल है। इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना होता था, क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर सकती थी। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था, स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। एक बार फिसलने का अर्थ होता 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। वो इस तरह की चट्टान थी कि उस पर अगर एक बार वो फिसल गई तो लगभग 5,000 मीटर तक वो नीचे तिब्बत में जाकर गिर जाते। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके चट्टानों में पीली पीली धारियां हैं, इसीलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुंचे, जहां से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मेरी सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। तो क्या था कि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर की में जो नली जा रही थी तो मुंह तक उसमें छेद हो गया था और इसीलिए उन्हें सांस ले पाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये छेद बूटों की कील से हुआ था। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फू दौरजी ने बर्फ काट कर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से यह छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ और हाँफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह कौन था? वह रावत था। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है, उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। रावत हो हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी और जो रस्सा केवल 2 व्यक्ति के लिए था उसी पर हम तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। अभी तक कभी भी एक रास्ते पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रास्ते पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है, इसीलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफी कम हो गई। धीरे धीरे बहुत सतर्कतापूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुंचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभाल कर रस्से को थामे रखते। अब हम एक सकरी गली में पहुंच गए, जिसे मैंने इंडियाज डेट नाम दिया। यहाँ पहुंचकर हम बहुत ही प्रसन्न हुए। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी की थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी। लगभग 10 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुंचे। यहाँ से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था।
दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे चढ़ जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर न जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहें। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो नीचे से ढीली थी। कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान तक जाना पड़ता। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नजर डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गाढ़ थे। अब हम खिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हम पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित थे जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज्यादा चिकनी होने के कारण ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि वो इतनी चिकनी थी कि उस पर एकदम से बर्फ पर क्या होता है, बर्फ बहुत चिकनी होती है और उस पर फिसलने का एकदम से डर होता है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की जरा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं और भी ढलवा चट्टानें थी जिन्हें पार करना असंभव था। फूदौर्जी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान की बर्फ में कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे वो ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। फूदौर्जी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मुझे फूदौर्जी ने ऊपर खींच दिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 3 मिनट लगे होंगे। अब हम बर्फ के चबूतरे पर थे। वहां कुछ देर तक सुस्ताने के लिए रुक गए थे। यहाँ से आगे ढलान कुछ कम होते हुए और पहले की तरह बाईं और चट्टान दाईं और बर्फ थी, तो यहाँ उन्हें थोड़ा संतुलन मिला। पहाड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष और अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी और अधिक मुश्किल हो गया था क्योंकि और हाइट पर पहुंच गए थे। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता लेकिन हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी, मैंने सोचा। हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। तो ऐसे में उनके मन में यही विचार आया कि क्या ये चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी और हमें अभी आगे और कितना चढ़ना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन भीतर कहीं से यह आवाज उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढलान खत्म होने में नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत होगा ही नहीं। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे। हमसे जरा सी ऊपर एक छोटी सफेद घुमावदार महाराव सी थी और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 2-1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता नहीं छिपा सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। तो अभी वो अपनी आपस में खुशियां बांट रहे थे जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। पिछले दल द्वारा गड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गांव से अभी तक लहरा रहा था। लेकिन
गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झुंड तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नजर डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नजर डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूरी पर आईने की तरह चमकता हुआ और सवेरे की धुंध में तैरता ध्यान बोचे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावण ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फूदौर जी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। उसके भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसीलिए मैंने बिना समय नष्ट किए हुए फोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इसमें हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। उसके बाद इसी रास्ते से जिस रास्ते से ये लोग गए थे, इसी रास्ते से 1920 तथा 1900 के बाद के कुछ अभियान दल जो थे वो भी चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधा घंटे से ज़्यादा गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। ये सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। तो क्या था कि उन्होंने अपने उस अंतिम शिखर तक पहुंचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। तो अगर जीवन में हमें बच्चों हमारा कोई दृढ़ संकल्प है, हमें किसी अपने लक्ष्य को पूरा करना है, तो उसके लिए अपने निछावर करते हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमें अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को हर मुसीबतों का सामना करते हुए भी पूरा करना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ हमारा नहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।